ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह फायदा पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। आत्मसम्मान, आत्मज्ञान, आत्म संयम, ये तीन ही जीवन को परम शक्ति की ओर ले जाते हैं। ये किसने कहा है? टेनीसन ने कहा है। बाड़ी का विरूप बनाम हास्य का सौंदर्य। या आप देखिए, किसी ने मजाक करने और किसी का मजाक उड़ाने की स्थिति को विभाजित करने वाली रेखा बहुत महीन होती है, एक तरह से। समझ रहे हो आप लोग? और आप देखते हैं कि बहुधा लोग मजाक करते करते मजाक उड़ाने पर उतर आते हैं। मजाक करना और स्निग्ध हास्य का रूप है। लेकिन आप देखिए, अगर हम सामाजिक जीवन की मर्यादाओं को ध्यान में नहीं रखते तो इस स्निग्धता पर विद्रुपता हावी हो जाती है। दुर्भाग्य से अब हास्य के नाम पर यही हो भी रहा है। भारतीय मानस कभी शिष्ट हास्य के विरुद्ध नहीं रहा और किसी के व्यक्तित्व की विसंगतियों को विशिष्ट तरीके से रेखांकित किया जा सकता है। अथर्ववेद में इसलिए हास्य के विविध प्रकारों का विश्लेषण विस्तार से किया गया है। विसंगतियों को रेखांकित करने के नाम पर विद्रुपताओं को अपनाना किसी भी तरह से सब समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बेशक हास्य उस स्थिति में पनपता है जो सहज और सामान्य नहीं होती, मगर पिछले कुछ दिनों से हास्य के नाम पर विविध कार्यक्रमों में और सोशल मीडिया पर जो कुछ परोसा जा रहा है, यदि उसे हास्य कहा जाए तो फिर विद्रुपता किसे कहा जाएगा? भारतीय लोक जीवन एक हद तक असहज प्रवृत्तियों का शिष्ट उल्लेख भी सहजता से स्वीकार कर लेता है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई और समाज हो जहां विवाह जैसे शुभ अवसरों पर गालियां गाए जाने की एक समृद्ध परंपरा है। शादियों में आपने देखा भी होगा। लेकिन गालियों के गायन के पीछे प्रेम होता है, द्वेष नहीं होता है। कहाँ यूं भी जा सकता है कि हम उस समाज से हैं जहां गालियों को गाया भी जाता है। गायन के मूल में मधुर होता है और गालियां गाने और गालियां देने के बीच जो अंतर होता है उसे शिशुपाल वध के प्रसंग से समझा जा सकता है। शिशुपाल 4 हाथों के साथ पैदा हुआ था और भविष्यवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाते ही उसके 2 हाथ गायब हो जाएंगे, उसी के हाथों उसका वध होगा। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था और कृष्ण ने शिशुपाल को अपने अंक में थामा तो उसके 2 अतिरिक्त हाथ गायब हो गए। शिशुपाल की मां घबरा गई। बुआ ने अपने भतीजे से वचन मांगा कि वह शिशुपाल की गलतियों को माफ करता रहेगा। कृष्ण ने वादा किया कि वो शिशुपाल की ऐसी 100 गलतियों को माफ कर देंगे जिससे पर उनका वध कर दिया जाना चाहिए। शिशुपाल बड़ा हुआ। पांडवों के राजसूय यज्ञ के समय उसने कृष्ण को अपशब्द का कहना शुरू किया। कृष्ण चुपचाप मुस्कुराते हृदय दसल वे मन ही मन शिशुपाल द्वारा दी जाने वाली गालियों को गिन रहे थे। 100 गालियों के बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाकर शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। और इस प्रसंग का एक प्रतीकात्मक संदेश यह भी कि वाणी की मर्यादा का प्रत्येक उल्लंघन एक जघन्य अपराध होता है और इसकी भी एक सीमा होती है। क्या होती है? सीमा होती है। और आप देखिए, दुर्भाग्य यही है कि हमारे दौर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लगातार वाणी की मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा नहीं कि भारतीय समाज में जिम्मेदार लोग अपनी आलोचना या अपने व्यक्तित्व की विसंगतियों पर व्यंग सुनने के पक्षकार नहीं रहे। प्राचीन काल में तो जिम्मेदार शासक अपने दरबार में विदूषकों को इसलिए रखते थे कि वे सहन करने योग्य अभिव्यक्ति में विसंगतियों से शासक से परिचित कराते रहे। विजयनगर के राजा कृष्णराव राय के दरबार के तेनालीराम, ये आप देखिए, और मुगल बादशाह अकबर के दरबार के बीरबल के तो कई किस्से आज भी सुने जाते हैं। और आप देखिए, बेशक अपने अपने दरबार में बीरबल और तेनालीराम का दर्जा सामान्य दरबारी से कहीं अधिक था। विसंगतियों पर प्रहार करने का उनका तरीका व्यंग प्रधान ही हुआ करता था। राजस्थान और मालवा में आज से कुछ दशक पहले तक हरबोले बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे। ये हरबोले दरअसल अपने समय के व्यंग कवि ही हुआ करते थे। ये जब कभी किसी बस्ती में आते थे तो बस्ती में जिम्मेदार लोगों के व्यक्तित्व की विसंगतियों के बारे में सार्वजनिक स्थानों पर गा कर बताते थे। और इनकी आप देखिए प्रस्तुतियों का कोई बुरा नहीं मानता था, क्योंकि इनका मूल मतलब किसी का उपहास उड़ाना नहीं होता था, अपितु सामाजिक उन्नयन होता था। बाद में उस परिवार से ही भी उन्हें भेंट मिला करती थी जिस परिवार के किसी सदस्य को इच्छा लक्ष्य कर कविता बना लेते थे। यह भारतीय जनजीवन में की उदारता का प्रमाण है। कबीर ने अपने समय की विसंगतियों पर खुलकर प्रहार किया। क्या कबीर के काव्य में कहीं मर्यादा का उल्लंघन प्रतीत होता है? व्यंग इसलिए वर्ण है
है, क्योंकि वह अपने समय की विसंगतियों पर प्रहार करने का साहस करता है। कहते हैं कि एक बार नागार्जुन ने स्वयं जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में एक कविता पढ़ दी थी, और जा आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। तब जवाहरलाल नेहरू ने शांति और धैर्य के साथ नागार्जुन के इस काव्य पाठ को सुना था। क्या आज के इस दौर में हम सामान्य राजनेताओं से इस धैर्य की उम्मीद कर सकते हैं? उनकी कमियां बता दीजिए, आप आपसे लड़ जाएंगे, एफआईआर हो जाएगी। यदि कलाकारों और रचनाकारों कवियों से वाक्यतापूर्वक बात करने का अधिकार छीन लिया जाए तो कदाचित जीवन से हास्यबोध ही गायब हो जाएगा, क्योंकि हास्य के नाम पर इस दौर में जो कुछ भी परोसा जा रहा है उसमें से अधिकतर या तो फुहड़ता है या फिर उछल खलता है। और स्टूडियो में कुछ लोगों के बीच बैठकर माता पिता के दैहिक संबंधों, भाई बहन के रिश्ते की सुचिता पर भौंडी टिप्पणियां करके ठहाके लगाने को हास्य की ऐसी किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है जिसकी चर्चा हमारे प्राचीन शास्त्रों में की गई है। और आप खुद देख लीजिएगा ना भाई, किस तरह से इंडिया गॉट टैलेंट क्या चलता है, उसमें देख लीजिए आप लोग, जितनी लीचड़ता हो सकती है परोसी जा रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं भाई। 80 के दशक में काव्य मंचों पर लोकप्रिय रहे कवि पुरुषोत्तम पितीक जब अपनी एक छोटी सी कविता पढ़ते थे तो अचानक सारा सभागार तालियों और ठहाकों से गूंज उठता था। कविता थी, तुमने मेरे सीने पर रखा पत्थर उठाया धन्यवाद, खुद बैठ गए एक बार फिर धन्यवाद। इस कविता में जो वक्यता है वह अनूठी है, विसंगतियों का रेखांकन करते हुए कभी कहीं शब्द की मर्यादा को तार नहीं करता। बेशक बाद में कवि सम्मेलनों में कुछ कवियों ने लोगों को हंसाने के नाम पर अभिव्यक्ति की श्रेष्ठता के परखच्चे उड़ाए, लेकिन आज भी कवि सम्मेलनों की अग्रिम पंक्ति में वे लोग ही हैं जो मजाक उड़ाने और मजाक करने के फर्क को समझते हैं। यह स्थिति हिंदी फिल्मों की भी है। 80 के दशक में दादा कोंडके ने द्व्यर्थी संवादों के माध्यम से हर किसी को भौंचक्का कर दिया। कुछ अन्य संवाद लेखकों ने भी इसी तरह से लोकप्रियता अर्जित करनी चाहिए, लेकिन आज उनमें से कितनों को लोग याद करते हैं। और समय का साधु कवि के उस सूप की तरह होता है जो सार्थक बातों को अपनी स्मृतियों में सहेज लेता है, जबकि थोथी बातें सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के बावजूद कहीं नहीं टिकती। क्या हंस के नाम पर आप देखिए अभिव्यक्ति की मर्यादा को लांघ रहे लोग इस बात को समझेंगे? आप लोग बताइए, बाकी क्या सोचते हैं आप लोग? जिज्ञासा की कुंजी। आमतौर पर कोई भी अमूल कोष किसी न किसी ताले में संरक्षित रहता है। अब स्पष्ट सी बात है कि अगर उस अमूल कोष को प्राप्त करना है तो उस ताले को जो कोष की सुरक्षा कर रहा है खोलना पड़ेगा। ताला और कुंजी का तो मानो जन्म जन्मांतर का साथ है। बिना ताले के कुंजी के अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं, और बिना कुंजी के ताला भी पूरी तरह अर्थहीन और महत्वहीन है। ज्ञान भी एक ऐसा अनमोल खजाना है, उस तक पहुंचने के लिए हमें जिज्ञासा रूपी कुंजी का सहारा लेना पड़ता है। जिज्ञासा का अर्थ है किसी भी विषय को समझने और जानने के प्रति तीव्र इच्छा, उत्कंठा और ललक का होना। बल्कि सच कहा जाए तो यह तीव्र इच्छा शक्ति या ललक ही हमें संबंधित विषय पर पूरी तरह केंद्रित रहने के लिए अभिप्रेरित करती है। ऐसा करने के बाद ही हमें वह मार्ग उपलब्ध हो पाता है जो विषय की गहराइयों तक उतरने में सहायता करता है। कल्पना करें कि हमारे सामने कोई गूढ़ विषय है, उपविषय या फिर रहस्य उपस्थित है, और तब ऐसी दशा में अगर उसके प्रति हमारा अंतर्मन जिज्ञासा के मापक पर द्रुत गति से क्रियाशील है तो निस्संदेह हम कभी न कभी उस विषय के महाज्ञानी और महारथी बनने में सफल हो जाएंगे। और वहीं अगर हमारा अंतर्मन जिज्ञासा की कसौटी पर निष्क्रियता का परिचय देते हुए संबंधित विषय के प्रति उदासीन रहता है तो निश्चित रूप से उस विषय और हमारे बीच अज्ञानता और अनभिज्ञता की एक दीवार खड़ी होगी, और यह हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध होगा। जिज्ञासा दरअसल अंतर्मन में जन्म लेने वाली एक प्रवृत्ति या भाव है जिसे अगर समुचित वैचारिक परिवेश या और पोषण प्राप्त हो जाए तो यह अभिप्रेरणा का महाविस्फोटन उत्पन्न करती है। इस घटना के साथ ही हम कठिन परिश्रम की नौका पर सवार होकर ज्ञान की सरिता में उतर जाते हैं और एक ऐसी यात्रा की शुरुआत करते हैं जो हमें परिणाम के रूप में बहुत कुछ भेंट करती है। और जिज्ञासा उस द्वार या फिर ताले की कुंजी है जिसके खुलते ही मूढ़ता और अज्ञानता हमसे कोसों दूर चले जाते हैं। ज्ञान के अद्भुत आलोक में प्रकाशित होने का एकमात्र मूल मंत्र है जिज्ञासा। महान दार्शनिक अरस्तु का कथन है कि मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है। संभवतः यही कारण है कि ज्ञानार्जन को लेकर मनुष्य और अन्य किसी भी जीव में एक बहुत बड़ा अंतर विद्यमान है। जिज्ञासा न केवल नवीन अनुभव प्रदान करती है बल्कि पूर्व में अर्जित किए गए अनुभवों को नवीनता और मजबूती का आवरण भी देती है। जन्म, मृत्यु, जीवन, शिक्षा, अनुसंधान, चर्चा, परिचर्चा, उद्योग, व्यवसाय आदि प्रत्येक की सफलता का मूल जिज्ञासा में ही आप देखते हैं कि निहित है।
जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो जिज्ञासा के महत्व से परे हो। जिज्ञासा मन मस्तिष्क में रचनात्मक और सृजनात्मक के अंकुर को विस्फोटित कराती है। नतीजतन हम नवीनता की ओर उन्मुख होते जाते हैं। आखिरकार एक महान लक्ष्य हमें अमूल्य उपलब्धि के रूप में प्राप्त होता है। तर्कयुक्त विचारशीलता और विश्लेषण क्षमता के विकास के लिए अंतर्मन में जिज्ञासा का होना नितांत आवश्यक है। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि विज्ञान के सभी सिद्धांतों के उद्भव के मूल में अनुसंधानकर्ता की जिज्ञासा ही निहित है। कठिन से कठिन समस्या जिज्ञासा का सहारा लेकर हल की जा सकती है। जिज्ञासा के आधार पर किसी विषय को समझकर उस पर मंथन करने से हमारे भीतर उस विषय के प्रति एक अटूट आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। परिणाम स्वरूप यह वह विषय हमारे लिए किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से रहित हो जाता है। आत्मबोध का सर्वोत्तम साधन जिज्ञासा ही है। आत्मज्ञान के लिए हम मनन और मंथन की जिस नौका पर सवार होते हैं उसकी पतवार जिज्ञासा होती है। यह हमारे जीवन को एक ऐसी दिशा में से परिचित कराती है जिस ओर गति करके हम बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। एक विशेष बात यह है कि जिज्ञासा का उम्र के साथ कोई रिश्ता नहीं होता है और यह एक बच्चे के अंदर भी विद्यमान होती है और एक वृद्ध के अंदर भी। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक चरण में किसी न किसी प्रश्न के प्रति जिज्ञासा हमारे अंतर्मन रूपी आकाश में ध्रुति की तरह कौंधती रहती है। मानव सभ्यता अगर विकास की विविध चरणों से गुजरती हुई आज प्रगति के शिखर की ओर उन्मुख है तो इसके पीछे जिज्ञासा की कुंजी ही उत्तरदायी है। जिज्ञासा की कुंजी सकारात्मक और सक्रियता का ताला भी खोलती है। यह कहा जा सकता है कि जिज्ञासा एक ऐसा भाव है जो हमारे मन मस्तिष्क एवं संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक है। प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार इस कुंजी को कैसे प्राप्त किया जाए। क्या यह प्रकृति प्रदत्त है या फिर किसी न किसी प्रकार से इसको अपने अंदर जागृत किया जा सकता है। निसंदेह प्रत्येक गुण या प्रभाव मूल रूप से प्रकृति प्रदत्त ही होता है, लेकिन कतिपय प्रयत्नों के माध्यम से हम अपने अंतस में उस भाव को विस्फोटित होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी वस्तु या प्रश्न के लिए के प्रति एकाग्रता का भाव जगा लेने पर उनके प्रति जिज्ञासा की मात्रा में स्वतः वृद्धि होती जाती है। विषय को धैर्यपूर्वक आत्मसात करने की प्रवृत्ति भी जिज्ञासा के अंकुर को फूटने में सहायता करती है और आखिर जिज्ञासा ही हमारे मानसिक स्तर और व्यक्तित्व को श्रेष्ठता के उच्चतम स्तर पर तक पहुंचाने का कार्य भी करती है। जिज्ञासा, मैं भी तो आप लोगों से कहता हूं कि जिज्ञासा रखा करिएगा, सवाल अपने पूछा करिएगा, समझ रहे हैं आप लोग, डरा मत करिएगा। ये हिंसा पर राजनीति, जो पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं कि बफ संशोधन कानून को लेकर जो चल रहा है उसी को लेकर बात हो रही है। ये वेस्ट बंगाल है, इसकी राजधानी आप देखते हैं कि कोलकाता है, इसकी सीमा ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है, 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर, सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल देखने को मिलेंगे। विधानसभा में आपको 294 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में दंगों पर खुलकर सियासत शुरू हो गई है। वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में मुर्शिदाबाद में हुआ प्रदर्शन हिंसक हो उठा है, उसमें 3 लोग मारे गए, कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई, कई जला दी गई। उससे लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह हिंसा करने वाले बाहर से लाए गए और उसके जवाब में भाजपा ने कथित खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया कि दंगा फैलाने वाले बांग्लादेश से आए और उसके वीडियो भी जारी किए हैं। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं ने दंगाई और ममता बनर्जी के खिलाफ तल्ख बयानबाजी शुरू कर दी। मगर ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा उत्तर प्रदेश दूसरी जगहों के वीडियो प्रसारित कर राज्य में अशांति फैलाना चाहती है। इस तरह की सियासी बयानबाजी के शोर में यह हकीकत पर्दे की ओट में खिसकती जा रही है कि आखिर दंगा किन कारणों से भड़काया था और उन लोगों की पहचान, उनके खिलाफ कार्रवाई की कोशिश धीमी पड़ती नजर आने लगी है। हालांकि राज्य सरकार पुलिस का दावा है कि वह जल्द दोषियों की पहचान कर उचित कार्रवाई करेगी। इसमें क्या रहता है कि निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं बेचारे, जिनका कोई लेना देना नहीं होता है। पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक संघर्ष और इस तरह की सांप्रदायिक आधार पर हिंसक झड़पों का सिलसिला कुछ बढ़ गया है। चिंता की बात यह है कि ऐसे प्रयास पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में अधिक देखने को मिल रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते जब संदेश खाली में एक भी लंबे समय तक सांप्रदायिक तनाव बना रहा। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के आदमी ने उन्हें उठाकर ले जाते थे, उनका यौन शोषण किया करते थे, मगर बाद में वह आरोप गलत साबित हुआ। चुनाव के वक्त तो वहां खूनी संघर्ष हमेशा बढ़ जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव के समय अदालत के निर्देश पर निर्वाचन आयोग को अतिरिक्त सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ा था। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अब फिर विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में कई लोगों का यह कहना है, गलत नहीं ठहराया जा सकता है कि उसी के मद्देनजर रणनीति बनाई जा रही है। मगर सवाल है कि किसी भी राज्य में इस तरह अगर कोई उपद्रवी कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं तो सरकार कैसे अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ सकती है। मुर्शिदाबाद आसपास के इलाकों में जो लोग मारे गए, घायल हुए, जिन लोगों की दुकानें जला दी गई, जिनके रोजी रोजगार के जरिए प्रभावित हुए, उनके प्रति आखिरकार किसकी जवाबदेही बनती है। सांप्रदायिक तनाव किसी भी स्वतंत्र लोकतंत्र और जिम्मेदार सरकार की निशानी नहीं माना जा सकता है। और जिस तरह बफ संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश में विरोध का वातावरण था, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में इसका विरोध उग्र होने की संभावना अधिक थी। उसमें सरकार से अपेक्षा की जाती थी कि अतिरिक्त सजगता बरते, मगर ऐसा नहीं हुआ और अब उसे सियासी रंग देकर मामले को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। यह ठीक है कि विपक्षी पार्टियों को सरकार की नाकामियों पर अंगुली उठाने का अधिकार है, मगर उससे भी सांप्रदायिक मामलों में संयम बरतने और संवैधानिक मूल्यों के पालन की अपेक्षा की जाती है। अगर सियासी फायदे के लिए ऐसे बयान दिए जाते जिससे सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति बनती तो उसे भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। ये लापता बच्चे। भारत में बाल तस्करी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा और बेरोजगारी की वजह से गरीब परिवारों के बच्चे सर्वाधिक असुरक्षित हैं। आजीविका का साधन न होने के कारण लोग अपने बच्चों को किसी काम में लगा देते हैं। बाल तस्करों की नज़र अस्पताल में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं पर ही नहीं, ऐसे बच्चों पर ही होती है जो ढाबों, होटलों, ईंट भट्टों पर काम कर रहे होते हैं। इन्हें गायब कर बेच दिया जाता है और कई बच्चे भीख मंगवाने वाले गिरोह के चंगुल में फंस जाते हैं। बच्चियां यौन शोषण का शिकार होती हैं। आदिवासी इलाकों से बच्चे रहस्यमय ढंग से लापता हो जाते हैं। थानों में उनकी सुनवाई नहीं होती है। एक अस्पताल से नवजात शिशु के गायब होने, उसे बेचे जाने के मामले में शीर्ष न्यायालय ने उचित ही कड़ा रुख दिखाया और इसमें दो राय नहीं कि बाल तस्कर समाज के दुश्मन है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की चिंता वाजिब है। अगर अस्पतालों से शिशु गायब होते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। यह छिपी बात नहीं है कि भारत में बच्चों को किस तरह गायब कर उनका बचपन छीना जा रहा है और उन्हें बाल और यौन कर्म में तो झोंका ही जाता है और अंग तस्करी का शिकार भी बनाकर उनकी जान को जोखिम में डाल दिया जाता है। यह मानवीय गरिमा के खिलाफ है। तज्जुब है कि इस तरह की गतिविधियां पुलिस तंत्र की नाक तले वर्षों से चल रही हैं। एक तरफ तो बच्चों के गायब होने की रपट आसानी से लिखी नहीं जाती, दूसरी तरफ बहुत कम बच्चे तस्करों के चंगों से छूटकर घर लौटते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में बाल तस्करी के मामले अधिक दर्ज होते हैं। यहाँ ऐसे मामले लगातार वृद्धि हुई है। हालांकि अभिभावकों के जागरूक होने से मामले दर्ज होने लगे। वहीं देश भर की अदालतों में बाल तस्करी के कई मामले लंबित हैं। शीर्ष अदालत के ऐसे मामले की जानकारी देने और जल्द सुनवाई पूरी करने के निर्देश से बाल तस्करों के मामले पर लगाम लगने की उम्मीद बनी हुई है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कबर होती है। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।